ये कहानी एक वीजी बोर्ड से संबंधित है। ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आत्माओं को बुला सकते हैं और उनसे सवाल कर सकते हैं। आत्मा सीधा आवाज़ से कम्युनिकेट नहीं करते। बोर्ड पे जो लेटर्स, नंबर्स और येस नो है उस पे प्लैनचेट ले जाकर कम्युनिकेट करते हैं। इस प्लैनचेट पे उन सबको अपनी उंगली रखनी पड़ती है जो सवाल करेंगे। ये बोर्ड के साथ इंटरैक्ट करने के 4 नियम हैं। पहला नियम, हमेशा इसे इस्तेमाल करते वक्त गंभीर रहिए। दूसरा नियम, कभी भी अकेले मत खेलिए। तीसरा नियम, अंत में गुड बाय बोलिए। और चौथा नियम, कभी भी ये अपने घर पे मत कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी मुझे भेजी है आदित्य सोनी ने। आगे की कहानी मैं आदित्य के जुबान से सुनाऊंगा। एक बार मेरे एक दोस्त ने हमें नाइट आउट मारने बुलाया। हमने वहाँ कुछ गेम्स खेलने की सोच रखी थी, लेकिन जब हम गए तब देखा कि उसके पास सब बोरिंग गेम्स थे। लेकिन मैंने देखा कि उसके पास एक वीजी बोर्ड का गेम था। मैंने बहुत स्टोरीज सुनी थी उस बोर्ड के बारे में। तब मैंने सबसे कहा कि चलो आज ये ट्राई करते हैं। तब मेरे दोस्त सुनील और रोहित ने सोचा कि ये अच्छा आइडिया है, पर राज मना कर रहा था क्योंकि वो बहुत फट्टू था। हम तीनों ने मिलके उसको कन्विंस कर दिया खेलने के लिए। तो हमने खेलना चालू कर दिया। और मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि इन चीज़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए। इसलिए हमने नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू किया, जैसे तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, और वो आंसर दे रहा था। राज को लगा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक गेम है, इसलिए प्लैनचेट पे उंगली रखकर पूछ रहे हैं, इसलिए वो घूम रहा है। मुझे एक पल पर ऐसा भी लगा कि मेरे दोस्त ही प्लैनचेट हिला रहे हैं, लेकिन पूछने पर उन्होंने मना कर दिया। जब मुझे पता चला कि मेरे दोस्त प्लैनचेट नहीं हिला रहे, तब ये गेम और भी एक्साइटिंग हो गया। हम सवाल पूछ रहे थे और वीजी बोर्ड से हमें उसके जवाब मिल रहे थे। फिर थोड़ी देर सवाल पूछने के बाद हम लोग भी बोर हो गए और फिर हमने वीजी बोर्ड रखा और बातें करने लगे इधर उधर की। फिर थोड़ा सा टाइम पास किया हमने, और फिर कुछ देर बाद मुझे और राज को नींद आ गई और हम दोनों राज के बेडरूम में सोने चले गए। पर सुनील और रोहित 1 घंटे के बाद सोने आए, तकरीबन रात के 2 बजे। रात के 3 बजे के बाद हमें अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तुमने मुझे बुलाकर गलती कर दी। ऐसे आवाज़ों से सुनील की नींद खुल गई। वो थोड़ा गुस्से वाला था। उसने गुस्से में कॉरिडोर पर चेक किया और जोर से चिल्लाया। तब हम भी उठ गए और उससे पूछा कि क्या हुआ। तब उसने कहा कि उसने एक काले साए को देखा और वो डर के वापिस आया। जब वापिस आया तब उसने देखा कि उसके कमर पर नाखून के निशान हैं। वो बोल रहा था कि शायद उस साए ने ही मारे होंगे। ये देख के और सुन के हम और भी डर गए। फिर हमने सोचा कि बेडरूम के शीशे और दरवाज़ा सब बंद करके अंदर ही बैठेंगे सुबह तक, चाहे कुछ भी हो जाए। अंदर सोएंगे या अंदर जगे रहेंगे, लेकिन बेडरूम के बाहर निकलेंगे नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हम सब ने एक चीख सुनी। हमने मुड़कर देखा तो एक लड़का पीछे खड़ा था हमारे रूम में। सब दरवाजे बंद थे और शीशे भी। पता नहीं ये कहाँ से आया। हम चारों उसको डर के देखने लगे और उसने कहा कि तुमने एक मुर्दे को बुलाया है, अब तुम नहीं बचोगे। जैसे उस बच्चे की आवाज़ सुनी, मैंने और राज ने तो चिल्ला ही दिया, क्योंकि उस बच्चे से सबसे करीब खड़े हम दोनों थे। और जैसे ही हम दोनों ने चिल्लाया, हमारे बाकी के दोस्त भी बहुत डर गए और वो भाग गए उस दरवाजे से। तब मैं और राज भी भागने ही लग गए कि पता नहीं, राज अचानक से गिर गया दरवाजे के यहाँ पे। तब भागते भागते मैंने उसे देखा और मैं पीछे जाके मैंने उसे खड़ा किया और फिर उसे लेकर आ गया बाहर। और फिर उसने चाबी ली और अपना घर लॉक कर दिया। तब हम राज के घर से भागकर मेरे घर आ गए। वहाँ हम रात को रुक कर सुबह जब राज के घर वापस आए तो देखा कि उसका घर बिखरा है और खून के निशान दीवारों से लगकर फर्श पर वीजी बोर्ड की तरफ बूंद बिखरे हुए हैं।
एज अ नरेटर मुझे लगता है कि आदित्य और उसके दोस्तों ने गुड बाय नहीं कहा उस स्पिरिट को, इसलिए वो रुक गया। एनीवेज, कैसी लगी ये कहानी गाइस? चलो प्लीज़ अब लाइक कर दो